अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? एक हमने प्रॉमिस किया है कि हमारी आज की वर्कशॉप इंटरेक्टिव होगी, तो प्लीज़ आपस में हम बातचीत करते रहेंगे, तो आप तैयार रहिएगा। मोबाइल फ़ोन आपके म्यूट हैं, लेकिन कैमरे प्लीज़ तैयार रखिएगा, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ वर्कशॉप यू विल बी टेकिंग सम फोटोज़। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम अव्वाब है। मुझे ख़ुद इसका मतलब नहीं पता था, तो जब मैंने गूगल किया तो इट सेड कि ऑल वीमेन आर ब्यूटीफुल। बाय द वे, इट्स एन अरबिक वर्ड विच मीन्स अट्रैक्टिव। आप कहाँ से स्टार्ट करें? आपसे स्टार्ट करें प्लीज़। आपने इन सवालात के जवाब, अपना नाम बताइए, अपनी वर्कशॉप से एक्सपेक्टेशन क्या हैं, और जो कैमरा आप यूज़ करती हैं वो मोबाइल कैमरा भी हो सकता है। My name is Ikra Sultan, and currently I am studying at Namal University, Islamabad. And most of the times I capture nature and I am doing food photography and these kind of things. So from this workshop I will be able to learn more about focus, and I will be able to improve myself. And currently I am using iPhone camera. iPhone 7. वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट। Assalamualaikum everyone. My name is Laiba Heather and currently I am studying at Namal University, Islamabad. I do not do photography that often, but I use my phone for photography. And expectations, I'm looking forward to some tips regarding phone photography. हाँ, हुआ है कि जनरली लो लाइट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं ना? जी। हाँ, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। Hello, my name is Daniel Khurshid, and I just done my OA levels, and that's a long story for another time. So what I hope to learn, though I do photography time to time, and mostly just any random photo, not necessarily specific, but any photo. But recently doing natural photography. So I hope in this workshop. Though I already have done the photography for quite long since childhood, but I hope I can improve myself. Sure. And currently, this is my camera for now. Okay. Good. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा अमजद शाह है। फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, देखने का काफ़ी ज़ौक़ है, और प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल से वैसे ही शौक़ पूरा करता हूँ। ठीक है, जनरली कैसी फ़ोटोग्राफी करते हैं? बहुत ज़्यादा डिटेल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस, और जिसमें कोई जब लम्हा आप कैप्चर करते हैं, क्योंकि मैं बिहेवियर साइंस का स्टूडेंट हूँ। वाह, कैंडिड फोटोग्राफी, ह्यूमन बिहेवियर। ओके, गुड, थैंक यू। I'm Sajjad Akbar, and my expectations are to get better, even better at photography from Even today's better. workshop, as the title says. I cover the events for the Black Hole, and the camera I use is this one. I can show it to you. That's an excellent one. Thank you. Yeah, great, Sajjad sir. वर्दा शहज़ादी मेरा नाम है, और मेरा ख्याल है मैंने कोई 2-4 फ़ोटो ज़िंदगी में बनाए होंगे। हाँ, मुबालगा आराई के साथ कह रही हूँ। अच्छा। तो फ़ोन मोबाइल का ये भी ज़्यादा है। ये भी ज़्यादा है। वो कौन लकी लोग हैं जिनके आपने 2-4 बनाए? मैं आई आस्क। लकी या अनलकी? तो एक आध मेरा ख्याल है मैंने अपनी चोचो का बनाया है, वो मेरी पेट है ह्यूमन फेस, और उसको भी बिंदिया लगा के। बस। इंटरेस्टिंग, थैंक यू। मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है। मैं थिएटर करता हूँ, और फ़ोटोज़ मैंने एक 3 लाख का सोनी का कैमरा ख़रीदा है, उसके साथ 1 लाख रुपए का मैंने लेंस ख़रीदा है। वो कैमरा मैं लोगों को देता हूँ कि मेरे फ़ोटो बनाओ। मैं सीखना ये चाहता हूँ कि अगर वो ठीक ना बना रहे हो तो उनको कैसे समझाना है कि ये ऐसे ये वाला पैकेज आप नेक्स्ट टाइम कब देंगे? ये सब लोग, और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आपको इन्हीं के बनाने होंगे। ये कुछ नहीं है, कुछ भी चलेगा। My name is Muhammad Hassan Bilal, and my expectations from this presentation is to learn more about how to make landscape and portrait pictures. And the camera that I use is this Oppo phone that I have. Poco? Oppo is a great camera. मेरा नाम सैमसन सैमुअल, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कैमरे की बेसिक्स
for depth and details and ISO और कैप्चर लेंथ वगैरह जी बस सीखने का। आपके तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। ये बातें तो हम अगले सेशन में करेंगे इतनी टेक्निकल बातें, लेकिन अच्छा है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। एक्सपेक्टेशन मेरा यही है कि अच्छी सी अच्छी फोटोग्राफी करूँ इस सेशंस के बाद। और मोबाइल है मेरा आईफोन। आईफोन गुड, अच्छा है। मेरा नाम उमैर है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटीरियर और एक्सटीरियर की फ़ोटोज़ जो हैं वो किस तरह बेहतर बनाई जा सकती हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर आपकी मुराद ये है कि आर्किटेक्चरल इंटीरियर, गुड। मेरा नाम अनोश नदीम है। एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि शायद आप इस सेशन में जो है फ़ोटोग्राफी की टेक्निक्स बताएंगे, उसमें एंगल पोजीशनिंग वगैरह भी हो सकती है, लाइटनिंग, फोकस, इस तरह की चीज़ें। कैमरा मैं मोबाइल कैमरा यूज़ करता हूँ सैमसंग का, और फोटोग्राफी बहुत रेगुलर नहीं करता, जब भी करता हूँ तो नेचर की करता हूँ। ठीक है। तो इतने ज़्यादा लोग, थैंक यू सो मच। तो इतने ज़्यादा लोग हैं, फूड फोटोग्राफी है, नेचर फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, इंटीरियर फोटोग्राफी है, ये सब जॉनरा हैं। लेकिन इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न भी करेंगे। मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप एक 5 साल के बच्चे को कैमरा दे दें और वो फ़ोटोग्राफ ले ले, और फिर एकदम हम उसे कोई ऐसी टिप्स दे दें कि बस वो प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफी बन जाए सारी की सारी। ऐसे पॉसिबल नहीं होता। आपको स्मॉल स्टेप्स में चलना होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, और इस तरह से स्किल्स इंप्रूव होते हैं। मेरा ख्याल है हम सब इस रास्ते के मुसाफिर हैं और देखते हैं कि इन 10 टिप्स में से कौन कौन सी हमें ज़्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। अच्छा, मेरा वो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और प्रोफेशनली हम ये करते हैं, मेरा काम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है। हम ये करते हैं कि जब भी कुछ काम करने लगते हैं तो एक बेसलाइन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक एंड लाइन देखते हैं। तो आज हम ये कर रहे हैं कि बेसलाइन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद हम 10 टिप्स डिस्कस करेंगे, आप फिर एंड लाइन फ़ोटोग्राफ लेंगे, हम दोनों फ़ोटोग्राफ को कंपेयर कर लेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। वुड दैट बी राइट? ठीक है। तो हमें एक मॉडल चाहिए होगा या चाहिए होगी? ये तो क्लाइंट मॉडल बट इट्स टोटली वॉलंटरी, तो कोई भी आ सकते हैं। मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। कौन आना चाहें? ये देखें, ये मॉडल ये मुझे स्कर्दू में मिले थे इतने अच्छे, तो कोई भी मॉडल आ सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं। जी प्लीज़ आइए, प्लीज़। हाँ ठीक है, आप बैठ जाइए, आइए। कौन फोटोग्राफ लेगा? हम ऐसा करते हैं कि सबके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, तो कोई 5 लोग वॉलंटरीली आएँ और प्लीज़ फ़ोटोग्राफ लें। सजाद साहब आप प्लीज़ आएंगे। आप एक बेसलाइन फ़ोटोग्राफ इनका, जस्ट आप जिस तरह से भी लेना चाहें। वाह, बहुत शानदार, थैंक यू। नेक्स्ट, आप आना चाहती हैं? हाँ हाँ, मोबाइल से क्यों नहीं। ये ज़्यादा है ना। जी नेक्स्ट, आप आना चाहते हैं? आइए प्लीज़। जो नेक्स्ट आना चाहते हैं प्लीज़ अपना कैमरा तैयार रखें। ओके, दिखाइएगा। हाँ अच्छा है, ठीक है। वाइड एंगल। रवि साहब, हम लोग बेस लाइन इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और अगर काइंडली इस पे आप भेज सकें, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप कर दें। अगर आप लिंक ऐड नहीं करना चाहते तो wa.me/ आप नंबर टाइप करेंगे और इस पर फ़ोटो बेस लाइन भेज दें, उसके बाद हम आपसे एंड लाइन ले लेंगे। 3 फोटोग्राफ्स हो गए, 4th वन कौन होंगे? आप आना चाहते हैं? आइए।
मैंने बता रहा था, मैंने कहा वो MNE वाले यही करते हैं ना, बेस लाइन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, काम करते हैं, फिर एंड लाइन इस्टेब्लिश करके कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट्स कितने इम्प्रूव हुए। वाह, बहुत अला, शानदार। एक और फोटोग्राफर चाहिए। जेंडर बैलेंस, आप में से कोई इनमें से आप आएंगे प्लीज़? हाँ, आपकी वैसे तो स्पेशलाइजेशन फूड है, लेकिन यहाँ पे दानियाल ही अवेलेबल है। दिखाइएगा कैसा हुआ। थैंक यू सो मच, काइंडली ये शेयर कर दें। ठीक है, तो बेस लाइन हमारी इस्टेब्लिश हो गई और अब हम टिप्स पे बात करते हैं। हाँ, पहला जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट टिप है वो स्टेबिलिटी है, कि जब भी आप फोटोग्राफ लें आपका कैमरा स्टेबल होना चाहिए। कई मरतबा होता है कि इवेंट हो रहा है, जल्दी में हम फोटोग्राफ लेते हैं, स्पेशली ये उस वक्त होता है जब कोई पार्टी चल रही है, लो लाइट है और कैमरे की जो स्क्रीन है, सॉरी आपके जो मोबाइल की या कैमरे की स्क्रीन है, वो आपको जो रिज़ल्ट दिखा रही होती है आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा होता कि वो कितना ब्लर हो रहा है, क्योंकि कैमरा आपका स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबिलिटी के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपना कैमरा ट्राईपॉड पे रख लें, लेकिन ज़ाहिर है ट्राईपॉड हर जगह अवेलेबल नहीं होता। दूसरा तरीका ये है कि आप ख़ुद स्टेबल हो जाएं। अगर आप कहीं कैमरे को प्लेस नहीं कर सकते, ख़ुद स्टेबल रहें। इसके लिए सॉरी मैं आपको मोबाइल से अगर करके दिखा सकूं तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को, या आपकी बॉडी, क्योंकि इसका शेक होने का चांस है, ये आपकी बॉडी के साथ कोनी आपकी लगी हुई है और ये आपका कैमरा इधर आ गया और ये आपने प्रेस किया बटन और तस्वीर ले ली। अब मज़ीद आपके मोबाइल में अक्सर टाइमर भी होता है, अगर आपको फिर भी शेक होने का ख़तरा है तो आप टाइमर पे भी लगा सकते हैं। 3 सेकंड्स का टाइमर बहुत अच्छा टाइमर है। आप 3 सेकंड्स का टाइमर पे जब आप क्लिक कर चुकेंगे उसके 3 सेकंड्स बाद फ़ोटो लेगा, तो ये जो आपके क्लिक से शेक आता है ये नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको ट्राईपॉड अवेलेबल नहीं है, कभी बाज़ जगह जैसे आप इनका अगर फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई स्टूल, कोई दीवार, कोई भी जगह है, तो आप इसे कम से कम अपने मोबाइल को, अपने कैमरे को किसी चीज़ के ऊपर रखकर स्टेबल कर सकते हैं। दानियाल, आप अगर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे सामने आ जाएं, जब एंड लाइन फ़ोटो होगी हम आपको फिर बुला लेंगे। तो आई मीन टेक्निक्स आर अबंडेंट, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा। क्वेश्चन, ये जो तस्वीर है इसमें कैमरा स्टेबल है या नहीं? अनस्टेबल। कैमरा स्टेबल है, पब्लिक मूव कर रही है। एक्सेलेंट। कहाँ से पता चला? बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड से। कैमरा ट्राईपॉड पे है, कैमरा स्टेबल है और डांस की मूवमेंट को हम कैप्चर करना चाह रहे थे, तो लिहाजा हमने ये किया कि कैमरे के अपर्चर को ज़्यादा देर के लिए खोला, अलाउ किया कि मूवमेंट कैप्चर हो जाए। और जब हम नहीं चाह रहे थे कि कैप्चर हों तो हाँ, इस तस्वीर में मूवमेंट फास्ट नहीं थी और मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थी, उसमें स्वर्ल था, उस स्वर्ल को कैप्चर करना चाहिए, इसमें मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थी, तो हमने अपर्चर को फास्ट रखा और इससे कैमरा भी स्टेबल था, लिहाजा आप इसमें देख रहे हैं कि तस्वीर ओवरऑल स्टेबल है। बाय द वे, सिडनी यूनिवर्सिटी where I studied back in 2010 and I joined their photography society for the first time. कैमरा स्टेबल है या नहीं? स्टेबल है कैमरा। हाँ, यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो जिस तरह से ये वॉल है, इससे आगे भी एक वॉल थी, हमने कैमरा उस पर रखा, कैमरे को स्टेबल कर लिया, क्योंकि नाइट थी और जब लो लाइट हो उसमें होता यह है कि नॉर्मली आपके कैमरे अगर ऑटो पे काम कर रहे हैं तो इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसकी इंटेलिजेंस है, इसे बताती है कि अगर हमने इनफ लाइट कैप्चर करनी है तो कैमरे के अपर्चर को ज़्यादा देर खुला रखना है। जब ज़्यादा देर खुला रखेगा तो वो लाइट तो कैप्चर कर रहा होगा, लेकिन अगर कैमरे में शेक होगा या लोगों की मूवमेंट होगी, दोनों सूरतों में शेक आपके इमेज में नज़र आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैमरा स्टेबल है, बिल्डिंग स्टेबल है, ये चीज़ें स्टेबल नज़र आ रही हैं, जो लोगों की मूवमेंट है वो शेकी है, ठीक है, विच इज़ समटाइम्स डिज़ायरेबल ऑल्सो, कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। नेक्स्ट टिप है फोकस। आजकल जो आपके हाथ में कैमरा है, मेरे ख्याल है सजाद साहब आपका कैमरा भी
जैसे ही आप फोकस का बटन हाफ प्रेस करते हैं, पहला काम कैमरा ये करता है कि उसका आई को ढूंढ रहा होता है और आई पे फोकस करता है। लेकिन जस्ट इन केस सिचुएशन ऐसी है कि आपका कैमरा आई को ट्रैक नहीं कर पा रहा, तो उसे थोड़ा सा हेल्प करें, कैमरे को थोड़ा सा मूव करें अगर आप ह्यूमन पोर्ट्रेट कर रहे हैं, और आई के ऊपर फोकस करके हाफ प्रेस करें, उसके बाद उसका फोकस लॉक करके तब आप तस्वीर लीजिए, क्योंकि फोकस फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ की आप तस्वीर लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो फोकस करने के लिए कोई और टिप, कोई और बात करना चाहेगा? इस कैमरे का ऑटो फोकस ख़राब है, तो मैं जब भी कोई ऑडियंस, जैसे मैं खुद स्पीक कर रहा हूँ इस टाइम, तो मैं जब भी जूम आउट करके पिक्चर ले रहा होता हूँ, आई ट्राई टू फोकस दिस टॉप ऑफ दिस माइक, और इसमें जो ब्लैक एंड वाइट जो ग्रिल सा जो बना हुआ है, अगर वो मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा हो, या अगर उसके हेयर वाइट, अगर ग्रे हेयर उसके हैं, तो उनको फोकस करता हूँ, और वो अगर मुझे क्लियर नज़र आ, देन आई टेक द पिक्चर। ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक यू। तीसरी जो फोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब भी आप फ़ोटोग्राफ लेना शुरू करें तो कोशिश ये करें कि 3 तरह के फ़ोटोग्राफ्स आपके पास आने चाहिए। नंबर 1, जो लोकेशन को, सिचुएशन को इस्टेब्लिश कर रहा हो। मिसाल के तौर पे हम गड़ी खुदा बख्श गए, इंटेंशन ये थी कि हम वहाँ पे ह्यूमन पोर्ट्रेट भी लेंगे और इसके अंदर जो मज़ार हैं वहाँ पे भी जाएंगे, नज़दीक जाके पोर्ट्रेट लेंगे, अगर अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है उसकी भी पोर्ट्रेट लेंगे। लेकिन पहले हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि गड़ी खुदा बख्श में हम हैं किस जगह। तो ओवरऑल हमने दूर हट के सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग फ़ोटोग्राफ लिया, जो कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू जिसमें बहुत ब्रॉड है, पहला फ़ोटोग्राफ। उसके बाद हम जाते हैं इसके अंदर, फ़र्ज़ कीजिए कि एक कॉरिडोर के अंदर तस्वीरें लेना चाह रहे हैं, फिर उस कॉरिडोर के अंदर, फिर उसके अंदर कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है तो देन उसका। तो 3 लेयर्स हमेशा याद रखिए कि 3 लेयर्स में आपने फ़ोटोग्राफ लेना है। पहला आपका ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू जिसे हम कहते हैं इस्टेब्लिशिंग फ़ोटोग्राफ, दूसरा आपका मिडल शॉट, और तीसरा आपका क्लोज़अप। मिडल शॉट की मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ब्रॉड व्यू की हो गई, इस्टेब्लिशिंग शॉट। अभी ये जो आपका लोक विरसा में मेला चल रहा है, ये कौन सा शॉट है? इस्टेब्लिशिंग शॉट है, मिडल शॉट है, मिडल शॉट है, ठीक है, क्योंकि लोक विरसा हमने ओवरऑल यहाँ पे नहीं दिखाया, हम उस एक्टिविटी को दिखा रहे हैं और हम मिडल शॉट ले रहे हैं। अगर हम इससे ज़्यादा फोकस करें किसी एक डांसर को तो वो हमारा क्लोज़अप हो जाएगा। मैं क्लोज़अप की एग्जांपल देता हूँ। क्लोज़अप, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सफ़ीर साहब, आपके डायरेक्शनल स्किल्स क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा। बाज़ दफ़ा क्लोज़अप हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें हम इंटेंशन ये है, अच्छा ये सारे इन तीनों शॉट्स में, इस्टेब्लिशिंग शॉट, मिडल शॉट और क्लोज़अप, इन सब में हमारी कुछ इंटेंशन है, कुछ पर्पज़ है। इस्टेब्लिशिंग शॉट लोकेशन को इस्टेब्लिश करना, मिडल शॉट एक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, क्लोज़अप उस एक्शन को हाईलाइट करना है, एक्शन को, एक्सप्रेशन को। तो इसमें हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हम चाहें कि सिर्फ फेस का हो तो मे बी हमारा इंटरेस्ट उन चेहरे की झुर्रियों में, मुस्कुराहट में, आँखों की चमक में, उन चीज़ों में होगा। तो कुछ इस तरह से। ये भाई तो अस्तौर के इलाके में एक बूढ़े ने, वहाँ पे वैसे भी रस्म है कि ना वो बुज़ुर्ग लोग बच्चों को उठा के सैर करवाते हैं, तो एक बच्चे को उठाया हुआ था, तो देयर फेसेस वर टू क्लोज, तो आई थॉट कि देयर वुड बी अ गुड कंपैरिजन, एक बच्चे का फेस और बूढ़े का फेस। कोई थॉट्स, क्वेश्चन? जी प्लीज़। जैसे आपने बात की ना कि कोई थॉट होना चाहिए, जैसे जी। हम कोई पेंटिंग बनाते हैं या फिर कोई स्केच बनाते हैं तो पर्सपेक्टिव होता है हमारा, ऐसे ही है। तो आप शायद उसी की बात करें कि कोई पर्सपेक्टिव होना चाहिए पिक्चर के पीछे, ऐसे उसको ही लेने है, के पीछे। ऐसे ही है, ये रैंडम नहीं है। हम लोग अच्छा ये काम कर रहे होते हैं, कभी हम बहुत ब्रॉड शॉट ले रहे होते हैं, कभी अभी जो 5 दोस्तों ने शॉट्स लिए, हमने इनवाइट किया कि बेस लाइन इस्टेब्लिश करें, उसमें सभी लोग शॉट ले रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम सिस्टमेटिकली सोचना शुरू करते हैं तो जब भी कोई शॉट लेने आएगा, सबसे पहली थॉट होगी कि अच्छा मैंने यहाँ पे करना क्या है। मैं ओवरऑल लोकेशन को इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि किस जगह पे ये सब्जेक्ट बैठा हुआ है।
सब्जेक्ट की पूरी बॉडी को इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि उसका पोज कैसा है, या सब्जेक्ट के फेस के एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे दिख रहे हैं सिचुएशन में, कितना कॉन्फिडेंट है, किस तरह की थॉट्स हो सकती हैं उसके जहन में, शायद मैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो इट्स ऑलवेज इंटेंशन। जब आप इंटेंशनली और सिस्टमेटिकली करते हैं तो तब आपकी फ़ोटोग्राफी इंप्रूव करना शुरू करती है। आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी कहानी आप बता सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंड लाइन में लोग क्या करते हैं ना इससे कैसे चेंज आती है। फोर्थ टिप, एक ज़रा पूछ लें कि हमने 3 टिप्स कौन सी डिस्कस की। टिप नंबर 1 स्टेबिलिटी, टिप नंबर 2 फोकस, टिप नंबर 3 वाह एक्सीलेंट। रवि साहब, आपके स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं यूनिवर्सिटी में? नहीं, अमेजिंग। देखिए मतलब तीनों टिप्स सब लोगों को याद है, इंटेलिजेंट लोग। फोर्थ टिप, लेयर्स। जब आप फोटोग्राफ ले रहे होते हैं तो एटलीस्ट 3 लेयर्स आप जहन में रखिए। अगेन, आप हमेशा लेयर्स में फोटोग्राफ ले रहे होते हैं, लेकिन जब आप सिस्टमेटिकली इंटेंशनली उन लेयर्स को कंसीडर करना शुरू करते हैं तो तब आपकी फोटोग्राफी और किसी स्टेज पे जा रही है। तो पहली लेयर आपका फोरग्राउंड है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सामने कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये साहब शवारमा लगाया हुआ है इन्होंने, इनके सामने शवारमा है, ये इनका फोरग्राउंड है। उसके बाद ये साहब खुद सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, और हम इसे कहेंगे कि मिडल ग्राउंड। मिडल ग्राउंड में ये खुद मौजूद हैं, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड। नॉर्मली 2 लेयर्स तो तमाम तस्वीरों में होती हैं। आपका सब्जेक्ट होता है और उसका बैकग्राउंड होता है। तो अगर इतना भी कॉन्शियसली इतना भी सोच लें कि जब भी हमने तस्वीर लेनी है उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या बता रहा है और हमारा बैकग्राउंड क्या बता रहा है, और अगर तीसरी लेयर उसमें ऐड कर लें कि हमारा फोरग्राउंड क्या बता रहा है, वो तो फिर एक्सीलेंट फोटोग्राफ। एक आपको दिखाता हूँ जिसमें अगेन 3 लेयर्स इस तरह से आ रही हैं। ये नोमैडिक, जिन्हें गुजर कहते हैं, उस इलाके में, बल्तिस्तान के इलाके में लोग सफ़र करते रहते हैं। तो जब सफ़र कर रहे होते हैं तो थोड़े अरसे के लिए ये लोग मूव करते हैं और थोड़े अरसे के लिए एक जगह स्टे करके अपना झोंपड़ा और थोड़ा सा इस तरह से सेटअप बना लेते हैं। तो मेरी इंटेंशन ये थी कि जब सब्जेक्ट का फ़ोटोग्राफ लिया जाए तो उसका फोरग्राउंड में कुछ चीज़ों को दिखाया जाए। सो दिस इज़ फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ये टेंट है, लेकिन टेंट के पीछे से वो बर्फ पोश पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। 3 लेयर्स, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड, बैकग्राउंड। कोई थॉट्स? आप लोगों ने कभी इस तरह से लेयर्स में फोटोग्राफी करते हुए सोचा? क्योंकि आप सभी लोग फोटोग्राफी तो बहरहाल करते हैं, कभी इंटेंशनली? क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें काफ़ी डिटेल्स चाहिए होती है ना। फॉर एग्जांपल हम पहाड़ पे हैं, कोई पिकनिक कर रहे हैं जी, तो हम चाहते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड भी आ जाए कि हम कहाँ पे हैं, और वो जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी भी आ जाए, जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो भी आ जाएं। ऐसे ही है। काफ़ी ख्वाहिशात होती हैं कि ये सारी डिटेल्स आ जाएं, तो उनको एक साथ कैप्चर करना काफ़ी बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, इसका भी एक जवाब है। जब आप 3 लेयर्स को देख रहे हैं तो आपने उसमें हीरो तलाश करना है कि हीरो कौन सी लेयर में बैठा हुआ है आपका। समटाइम्स मे बी फोरग्राउंड में आपका हीरो हो, मिडिल ग्राउंड में आपका एक कुछ सब्जेक्ट हो और फिर बैकग्राउंड में कुछ और हो। मे बी आप खुद बैकग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और जो आपका मिडिल ग्राउंड और फोरग्राउंड वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो। ये आपके इंटेंशन पे बिल्कुल डिपेंड करता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हमेशा यही होता है हमारी इंटेंशन, यार ये सब कुछ कैसे, जो हमारी आंख को नज़र आ रहा है वो सारा फोटोग्राफ में कैसे आए, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग है जी। नेक्स्ट 5th टिप हमारी है एंगल। आप जब कैमरा होल्ड करते हैं तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, अभी जो हम 5 लोगों ने किया, सब्जेक्ट यहाँ पर है, उसके आई लेवल पे हम कैमरा लेके आए और शूट किया। क्या होता अगर कैमरा हम यहाँ से शूट कर रहे होते? अभी आप लोक वर्सा में जाते हैं, आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे शॉट्स शायद आप लोगों ने लिए होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो आई लेवल वाले लिए होंगे। अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है, आप क्या करते हैं? हाई एंगल शॉट लेते हैं। और समटाइम्स कुछ ऐसे सिचुएशन में होते हैं, ये बाय द वे आपका इस्लामाबाद का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ पे हमने लो एंगल शॉट लिया
क्योंकि ये जो इनकी कन्वर्जेंस थी इन वो मॉन्यूमेंट की नोकों की, ये इंटरेस्टिंग, बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने ये काम किया हुआ है। तो वहाँ पे इट कॉल्स फॉर अ लो एंगल शॉट कि आप उस चीज़ को कैप्चर करें। तो इट्स ऑल नॉट ऑलवेज़ कि आप आई लेवल पे ही रखें, आपको कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि लो एंगल और हाई एंगल पे जाएं, बट इसी एंगल को कॉन्शियसली यूज़ करना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि जब आप फोटोग्राफ लेने जा रहे हैं इसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा एंगल होगा, आई लेवल, लो एंगल या हाई एंगल, ये कौन सा एंगल है। हाँ, हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है अगर आपका कैमरा उससे अबव है तो वो हाई एंगल होगा, अगर उससे नीचे है तो लो एंगल होगा। तो सॉर्ट ऑफ ये हाई एंगल है। बाय द वे अरसलान यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए पिंडी में इनवाइट किया था, तो वहाँ हमने ये शॉट लिया। अच्छा, ये 6 टिप हो गई, लेकिन इसमें एंगल कौन सा है हमारा कैमरे का? जो लोग इसे आई लेवल कह रहे हैं वो कौन है? आप बताइए, ये कौन सा है आई लेवल? किसका आई लेवल? बच्चे का। हाँ, खातून का नहीं, वो जो ये जो साहब हैं, ये एक डॉक्टर साहब हैं, ये भी एक फोटोग्राफर हैं और शौकिया ये स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं। ये भी अरसलान ने नहीं, ये अब्दुल बाकी ने बुलाया था पिंडी में फ़ोटो वॉक के लिए, उस पे है। तो एनीवे, कहने का मकसद ये है कि कंपेयर टू दिस लेडी और कंपेयर टू दिस चाइल्ड में भी थोड़ा सा हाई एंगल है, लेकिन कंपेयर टू दिस जेंटलमैन इट्स आई लेवल। तो ये सब्जेक्टिव टर्म भी है। एनीवे, यहाँ पे जो हम बात डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है हीरो वर्शिप। इस तस्वीर में हीरो कौन है? हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब हैं ये फोटोग्राफर के साथ, ये डॉक्टर साहब भी फोटोग्राफर हैं, इनके साथ एक और अब्दुल बाकी हमारे दोस्त हैं, फोटोग्राफर हैं। ये हीरो हैं जी, CNG रिक्शा हीरो है। हाँ, लेडी। अच्छा, ये बहुत सब्जेक्टिव है ना, लेकिन एक्चुअली मैं इसमें कहूँगा कि शायद ये क्योटिक पिक्चर है, इसमें कोई भी हीरो नहीं है। मतलब फोटोग्राफर ने कोशिश ही नहीं की किसी एक को हीरो बनाने की, या शायद उसने कोशिश की है तो उसके अपने जहन में है कि मैं इसे हीरो बना रहा हूँ, उसकी इंटेंशन है, जो कि शायद पिक्चर में पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हुई। बहुत पुअर फोटोग्राफर है मैं खुद ही हूँ बट क्योटिक फोटो की एक एग्जांपल है। तो हीरो वर्शिप में से कहता हूँ कि आप जब फोटोग्राफी लें तो क्योटिक भी ठीक है, उसकी अपनी ब्यूटी है कि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी ले रहे हैं, आप वो स्ट्रीट का जो मंजर है वो क्योस है, तो अगर आप उस क्योस को कैप्चर कर रहे हैं, मे बी आप ठीक उसकी स्पिरिट को कैप्चर कर रहे हैं, हीरो ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे और अक्सर जगहों पे शायद हीरो ज़रूरी, हमें चाहिए होता है हीरो। तो हीरो के लिए मेरा 2 टिप्स हैं। एक तो ये कि हर फोटो में डिसाइड करें कि हीरो कौन होगा, दूसरा ये है कि हीरो को फिर थोड़ी सी इज्जत भी दें, उसे डेकोरेट करें। तो हम ये दोनों आगे बात करेंगे कि कैसे किया जाता है। इसमें भी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हीरो कौन है, ये मैकेनिक साहब हैं, है ना, I9 में इनकी वर्कशॉप है, बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, तो हीरो है। तो आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए कि हीरो कौन है। सब्जेक्ट बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हो सकते हैं तस्वीर में, लेकिन हीरो आपका डिफाइंड होना चाहिए। हीरो कौन है? हाँ, इसमें ऑयल के कैन्स मौजूद हैं, पीछे एक गाड़ी कवर्ड है, ये असल में वो पेंट करते हैं गाड़ियाँ, तो लाइट्स मौजूद हैं, बहुत सारी ये विंडो ये डोर्स हैं, लेकिन आपको क्लियरली पता है कि हीरो कौन है। ये मेरा बेटे का क्लास फेलो हैं, तो ये आए और कहते हैं कि मैंने पोर्ट्रेट बनवाना है, और इस तरह से आए ना। तो अब इस पोर्ट्रेट में गोये हीरो तो हैं, लेकिन अभी डेकोरेटेड नहीं है, और यहाँ पे हमने इन्हें डेकोरेट किया, एक कैप पहना दी और ग्लासेस लगा दिए, तो हीरो डेकोरेट हो गया। आप तस्वीर में फ़र्क देखिए ना, मतलब दोनों पोर्ट्रेट हैं, दोनों के अपने मेरिट्स हैं, लेकिन जब आप हीरो को डेकोरेट करते हैं, उसे इज्जत देते हैं, तो वो इंटायरली एक डिफरेंट सीन होता है। तो तस्वीर लेने के लिए, अच्छी तस्वीर लेने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है। ओह, इनमें से तो कुछ हीरो यहाँ मौजूद भी हैं
पहचाना है आपने? बिल्कुल जी। तो हमने थोड़ा सा इन सब हीरोज़ पे टाइम लगाया और उन्हें डेकोरेट किया, और देखें कितने अच्छे पोर्ट्रेट्स इनके बने हुए हैं। ये मेरी वाइफ हैं बाय द वे। कंपोजिशन, अच्छा सभी को एक कंपोजिशन तो सभी को बहुत अच्छी आती है, सिमेट्रिकल कंपोजिशन। सब्जेक्ट को रखो दरमियान में, कैमरा पॉइंट करो और ठक तस्वीर ले लो, सबसे इजी काम। और कई जगह पे सिमेट्रिकल होना भी चाहिए, जैसे मेरा ख्याल है कि ये जो F9 पार्क वाला है, इसमें वो आर्चेज इस तरह से हैं कि आप दरमियान में सब्जेक्ट को बिठा दें तो दिस फाइन, सिमेट्रिकल तस्वीर अच्छी भी लगती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी कंपोजिशन है। ऐसे ही है सफ़ीर साहब, है ना, चलेगा। एग्जैक्टली मैं कह रहा था कि इस किस्म की तस्वीरों में जो है वो फ्रेम उसका बड़ा अहम है कि उसको बैलेंस करना, उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों उसके जो एंगल्स हैं उसको सामने रखना, और फिर जो उसके ये जो पूरा गुलाई है जी, वो लेफ्ट और राइट और टॉप के ऊपर कितनी छोड़नी है कितनी लेनी है, ये भी मेरा बिल्कुल। फिर इन आर्चेज में जो रेपिटिशन है वो खुद एक कंपोजिशन की ब्यूटी है ना, और फिर इनमें से जो लाइट शाइन कर रही है और वो इस तरह से रिपीटेडली पीछे जा रही है, साइज में ऐसे छोटी होती जा रही है, वो इस कंपोजिशन की ब्यूटी है। तो सब्जेक्ट को आप दरमियान में बिठा दें, फाइन। लेकिन कंपोजिशन के कुछ और भी रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वर्कशॉप में हम लिमिटेड बात कर सकते हैं, टाइम की लिमिटेशन है और हमें ज़्यादा एरियाज़ कवर करने हैं, तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक ये कि कंपोजिशन बनाते हुए रूल ऑफ थर्ड्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें, हम इस पे बात करेंगे रूल ऑफ थर्ड्स क्या है। दूसरा है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स ज़रूर ढूंढें। जब आप तस्वीर ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, उनसे भी आप ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे किया जा सकता है। पहले रूल ऑफ थर्ड्स की बात कर रहे हैं। रूल ऑफ थर्ड्स इस तरह से बनता है, अब ये अक्सर कैमराज में भी होता है ना कि आप वो रूल ऑफ थर्ड्स वाला वो ग्रिड ऑन कर दें, तो आप जब भी फोटोग्राफ लेना चाहेंगे कैमरा ऑन करेंगे, उस पर आपको गाइड करने के लिए ये वाली लाइंस आ जाएंगी। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ये चार, इनमें आप कहीं पे भी सब्जेक्ट रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नॉर्मली हम लोग वो इंग्लिश ट्रेडिशन से क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो हम ये करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट चीज़ों को देखना चाह रहे होते हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न ट्रेडिशन में। तो ये करते ये हैं कि जो टॉप का इंटरसेक्शन होता है हमारे लेफ़्ट साइड का, इस पे सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। मैंने बहुत एक्सट्रीमली यहाँ पे प्लेस कर दिया ना, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इस जगह पे हो, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है। मे बी अगर मैं इस हेड को, इनके इस कवरिंग को ज़्यादा दिखाना चाहता तो थोड़ा सा नीचे भी आ सकता था, लेकिन इसके क्लोज रहना चाहिए। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे शूट करना है अपने, लेकिन होना यही चाहिए कि इसके नज़दीक रहे आपका सब्जेक्ट। तो ये अच्छी कंपोजिशन है, लेकिन किसी और कंपोजिशन में मे बी आप सब्जेक्ट को इस जगह प्लेस कर दें, मे बी इस जगह प्लेस कर दें, मे बी इस जगह पे। लेकिन इस रूल ऑफ थर्ड्स को अंडरस्टैंड करना और इसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ये एक अच्छी कंपोजिशन जो आप अपनी नेक्स्ट फोटोग्राफी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोगों ने जब बेसलाइन फोटोग्राफ लिए तो रूल ऑफ थर्ड्स को किसी ने एक्सप्लोर किया? हाँ, आपने किया, वंडरफुल। क्योंकि आप करते रहते हैं, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड्स, क्योंकि जब मैं आर्ट बताता हूँ तो कंपोजिशन के रूल्स वो मैंने भी 15-20 लिस्ट किए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन है, तो उसमें रूल ऑफ थर्ड्स और गोल्डन रेशो इनको मैं बहुत फोकस करके बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ठीक है। फिर तो आपको इस कंपोजिशन पे एक वर्कशॉप करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको आ जाए तो फोटोग्राफी आपकी 50% फोटोग्राफी तो यहीं से निकल आती है, अच्छी तस्वीरें। कौन सा रूल है इसमें? रूल ऑफ थर्ड्स नहीं यूज़ किया। कौन सा रूल है? हाँ, रूल ऑफ थर्ड्स भी है, एक और काम भी हमने किया इसमें। फिर ये मुझे सफ़ीर ने बताया था, नाजिर साहब के घर पे थे, हम तस्वीर बना रहे थे ग्रुप, तो एक साइड पे कुछ लोग ज़्यादा हो गए, तो सफ़ीर ने कहा कि कुछ लोग इधर भी हो जाएं ताकि बैलेंस हो जाए तस्वीर। तो हमने इसमें ये किया कि रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करते हुए, ये मेरा नेफ्यू है तो इसकी तस्वीर बना रहे थे, एक लाइट भी थी, तो हमने लाइट के पास इसे खड़ा किया ताकि लाइट इस वेट को बैलेंस कर दे।
तो इट्स ए बैलेंस्ड कंपोजिशन विद रूल ऑफ थर्ड्स। बात मुश्किल तो नहीं हो रही? अगर आप कहेंगे कि पिछली तस्वीर में हमने क्यों नहीं बैलेंस किया कलर, हाँ जी, इसका जो वेट है, रेड का वेट है, वो खुद तस्वीर को बैलेंस कर रहा है। रूल ऑफ थर्ड्स की बात हो गई। दूसरी बात हम करते हैं जो हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स की। समटाइम्स ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको खुद इन्वायरमेंट में मिल रही होती हैं। डायगोनल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइंस ज्योमेट्रिकल शेप्स कोई भी हों हमेशा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आई को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है कि जब भी आप तस्वीर लेने लगें, सीन को देखें, अच्छा मुझे इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन सी मिल रही हैं। सर्कल्स, ट्रायंगल्स, वर्टिकल लाइन, स्क्वेयर्स, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, डायगोनल लाइंस, क्या कुछ हमें मिल रहा है। ये भी आपकी प्रेजेंटेशन में शामिल होगा। बहुत अच्छा जी। लेकिन इसमें हमने एक और काम भी किया कि इन्वायरमेंट में जो लाइंस थी, उन लाइंस के अगेंस्ट जब हमने इस फैमिली को कंपोज किया तो उसमें भी एक ज्योमेट्रिकल शेप रखी। ये कौन सी शेप है? डायमंड शेप। डायमंड शेप, एक्सीलेंट। पीछे से किसने कहा डायमंड शेप? एक्सीलेंट, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। हम लोग ये स्कर्दू के एरिया में थे तो हमने कहा कि फ़ोटोग्राफ लेना है, तो इनकी वालदा दौड़ी हुई आई और ना उन्होंने कहा कि ये क्यों इस तरह से क्यों फ़ोटोग्राफ, इन्होंने फिर इसका ना मुंह धुलवा दिया। वो फिर इतना मज़े का नहीं रहा फोटोग्राफ। माएँ तो फिर माएँ होती हैं, आपको पता है। हाँ, मी एंड माई वाइफ। मैं सिर्फ वो अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको वो ज्योमेट्रिकल शेप बताना चाहता, मेरे पास कोई और तस्वीर थी नहीं। कौन सी शेप हमने यहाँ पे? ट्रायंगल। हाँ, मतलब अगर हस्बैंड एंड वाइफ नॉर्मली जो सारी शादियों पे लोग तस्वीरें बनाते हैं, हस्बैंड ऐसे बैठ गया, वाइफ ऐसे बैठ गई, चलें जी तस्वीर बन गई। तो पता नहीं कौन से स्क्वायर और कौन से ट्रायंगल्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन यार ज्योमेट्रिकल शेप्स खुद इन्वायरमेंट में भी अच्छा था। वर्टिकल लाइंस थी, ट्रायंगल था, सॉरी रेक्टेंगल था। तो लेकिन हमने सोचा कि ह्यूमन बॉडी से एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो डू एक्सप्लोर शेप्स, सब्जेक्ट के साथ भी और इन्वायरमेंट से भी आप निकालें। अच्छा, पहले उन पे बात कर रहे हैं, शेप्स पे। आप सजाद, आप कुछ बात करना चाहेंगे? ठीक है। 8 कलर्स। अच्छा, ये इतवार बाज़ार, इतवार बाज़ार में बच्चे, मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने कपड़े वैसे क्यों पहने होते। जिसके ऑरेंज कपड़े थे उसने ऑरेंज ट्रॉली, और जिसके ब्लू कपड़े थे उसने ब्लू ट्रॉली। सिर्फ मैंने थोड़ा सा पोस्ट में इन्हें मतलब वो एक्सेंचुएट किया कलर्स को, अदरवाइज मतलब इनके कपड़े इसी तरह से थे। इसके तो इवन शूज़ भी इसके साथ मैचिंग थे। तो दैट वाज अमेजिंग। कलर्स थोड़ा सा, और फिर ये आपको पता है कि जो हमारा कलर व्हील है उस पर टील एंड ऑरेंज सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री कलर्स भी हैं ना, ऐसे ही है। आप तो कलर ट्रेंड है जी, अपोजिट्स। तो इस लिहाज से भी तो कल आई को ट्रेन करना और कलर्स को देखना कि कौन से कलर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। आंखें बंद करके बता सकते हैं आपके बैग पे कौन सा कलर है? आंखें खोल के भी बता सकते हैं क्योंकि आपकी बैग पे है वो। कोई अर्ज नहीं है। हाँ, मतलब आप कलर्स को देखना शुरू करें। फोटोग्राफ लेने तो कलर्स को देखें, समझें कौन से कलर्स हैं। जब आप ये पोर्ट्रेट बना रहे थे, आप देखिए कि बैकग्राउंड पे कौन से कलर आएंगे, आपके सब्जेक्ट का कौन सा कलर है, उसके साथ उसका कंट्रास्ट बनेगा, उसकी मैचिंग बनेगी किस तरह से। अगर इस सब्जेक्ट को यहाँ से हम मूव कर दें, किसी और लोकेशन में ले जाएं, तो क्या वो कंट्रास्ट बेहतर हो जाएगा? सिचुएशन बदल सकती है। तो लुक फॉर द कलर्स, ये आई को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो एक टिप ये है फोटोग्राफी की कि जब भी फोटोग्राफ लें, लुक फॉर द कलर्स, आपके फ्रेम में कौन से कलर्स आ रहे हैं। हमारा स्पीकर जब आता है तो हम उसके हिसाब से सोफ़ा ब्लैक या वाइट चूज़ करते हैं ताकि अच्छा, वो कंपोजिशन अच्छी बन जाए हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, मेरे लिए तो फिर आप वाइट चूज़ करें। अच्छा, गुड गुड। ये अच्छा है आपका, मतलब वो आई आपकी देख रही होती है कि किसके साथ कौन सा कलर मैच करेगा। गुड। हाँ, यहाँ पे ये सिडनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, ग्रेजुएशन बॉल था बिजनेस स्कूल का। तो बाय द वे दिस वाज माय फर्स्ट पेड फोटोग्राफी। तो इन लोगों ने कहा कि फ़ोटोग्राफ लें, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे डिनर पे। तो 2 लेडीज़ उनमें ऐसी थी जिनका कलर रेड था ना,
और ये ऐसे रैंडम अंदर बैठी हुई थी। तो आई थॉट कि जब कलर को फ्रेम किया जाए तो क्यों ना रेड के ज़रिए से फ्रेम को ब्रैकेट कर दें और ब्लैक्स एंड वाइट्स दरमियान में कर दें। वी डिड दैट और दिस फोटो वाज वेरी मच लाइक्ड। तो एक कलर से ये भी काम लिया जा सकता है कि अगर आपके सब्जेक्ट हैं और आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि 3 रैंडम लोगों को बुलाएं और यहाँ पे खड़ा करके उनका ग्रुप फ़ोटो लेना है, तो लुक फॉर द कलर्स दे आर वेरिंग। देखें कि अगर अगर एक का रेड है और 2 के ब्लैक हैं तो 2 ब्लैक साइड पे कर दें और रेड को दरमियान में कर दें, अदरवाइज इट विल लुक ऑकवर्ड कि एक रेड हो और 2 ब्लैक इस तरह से हो, अनलेस यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ थर्ड्स। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। हम एंड लाइन से पहले 9th टिप डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड लाइन करेंगे और उसके बाद 10th बताऊंगा। आखिरी वो जो गोरा है वो एंड लाइन के बाद बताऊंगा। लाइट एंड शेड। अच्छा, ये मैं ऑलमोस्ट आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत शुरू की चीज़ है। जो भी फोटोग्राफर है वो लाइट एंड शेड पे उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो लाइट को समझ रहा होता है। अच्छा, समझने के लिए हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि हम चीज़ों के नाम रख देते हैं, तब हमारा ब्रेन जल्दी उसे प्रोसेस कर लेता है ना। अदरवाइज़ चीज़ें तो नज़र आ रही होती हैं, प्रोसेस नहीं हो पाती उतनी स्पीड से। तो अपनी समझने के लिए हम लाइट को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक लाइट को हम कह देते हैं एम्बियंट लाइट और दूसरी लाइट को हम कह देते हैं, एम्बियंट लाइट वो होती है जो हर तरफ से ही आ रही है। जैसे इस वक्त इतनी ज़्यादा लाइटें हैं कि ये सारी मिल के ऑलमोस्ट एम्बियंट लाइट जैसा प्ले कर रही हैं कि अगर कहा जाए कि जी दानियाल के चेहरे पे इस वक्त लाइट कहाँ से आ रही है, तो वो लगता है कि वो इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, वो जगह जगह से टकरा के एम्बियंट लाइट लगता है, हर तरफ से ही लाइट आ रही है। अच्छा, इसके मुकाबले में दूसरी लाइट है, उसका नाम है डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट आई होप कि मेरे फेस पे कुछ ना कुछ आ रही होगी, है ना। डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि इसका एंगल क्या है लाइट का, तो ये डायरेक्शनल लाइट है। तो एक तो ये नाम जहन में हमेशा रख लें कि लाइट एम्बियंट है या डायरेक्शनल है, ठीक है। इसमें एम्बियंट है या डायरेक्शनल है? डायरेक्शनल है। ये कहाँ की है ये? मुजफ्फरगढ़। लोग स्ट्रीट के किनारे बैठे होते हैं, फ्रिज में दूध की बोतलें लगा रखी होती हैं, गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा दूध बेच रहे होते हैं। तो हम इनके कारखाने में गए तो लाइक वहाँ पे 500 मन दूध वो उबाल रहे हैं और चीनी बादाम उसमें डाल रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। बड़ा मज़े का था ये सीन, देखने में वाला ही बहुत मज़े का था ना। अच्छा, ये मीरपुर ख़ास की तस्वीर है रेलवे स्टेशन की। तो वहाँ पे हमें ये एक पेंट वाला बच्चा मिल गया, इसकी हमने तस्वीर ली। इसके चेहरे पे कौन सी लाइट है? एम्बियंट लाइट है। आप देखें एम्बियंट लाइट का कहाँ से पता चलेगा? आप शेडोज़ को ट्रेस करना शुरू करें। नॉर्मली जब लाइट फॉल करती है तो सबसे ह्यूमन फेस पे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी चिन के नीचे शेडोज़ बनते हैं। चिन के नीचे शेडो कहीं नज़र आ रहा है ना? ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये एम्बियंट लाइट है। डायरेक्शनल लाइट, अच्छा अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि डायरेक्शनल लाइट किस तरह से है। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा और दानियाल वो नहीं होंगे इस दफ़ा। जी, कौन वॉलंटियर करेगा? पहली लाइट फ्रंट लाइट, वेरी फ्लैट, कोई ख़ास शेडोज़ नहीं है चेहरे पे, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ बोरिंग लाइट। पुराने ज़माने में बहुत सारे फोटोग्राफर्स ये करते थे कि कैमरे पे चढ़ाई फ्लैश गन, सब्जेक्ट के सामने खड़े हुए, क्लिक किया और ठक, लो जी फ्रंट लाइट, आंखें बंद फ्रंट लाइट। और सांस भी रुकवाते थे उस ज़माने में क्योंकि कैमरे का शटर स्लो होता था, कैमरे इतने एफिशिएंट नहीं थे, तो वो वरना वो फिर ब्लरी हो जाती थी तस्वीर। फ्रंट मरहूम की अच्छा, उसके बाद दूसरी लाइट का क्या नाम है? बैक लाइट। वेरी सिंपल। बैक लाइट क्या कर रही है? एक हेलो क्रिएट कर रही है। एक वो जब आप कैमरे की आंख से इसे देखेंगे, आप ज़्यादा अगर तस्वीर लेंगे आपको शायद फील होगा, है ना, हेलो इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, 2 लाइट्स हो गई। तीसरी लाइट, क्या हो रहा है इनके फेस पे? हाँ, इसे साइड लाइट कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्रंट लाइट है एग्जैक्ट फ्रंट हो, बैक लाइट एग्जैक्ट फ्रंट, थोड़ा सा इसमें मार्जिन है, लेकिन स्टिल इसे फ्रंट लाइट अगर थोड़ा सा मतलब साइड पे भी हो गई है तब भी इसे फोटोग्राफी में आसानी के लिए फ्रंट लाइट ही कहेंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन है, साइड का भी इसी तरह से थोड़ा सा मार्जिन है। अच्छा, प्रोफाइल फोटोग्राफी एक जॉनरा जो पोर्ट्रेट का है उसमें इस लाइट को अच्छा समझा जाता है, कुछ कैरेक्टर दिखाने के लिए इसका अपना एक फंक्शन है। तो फ्रंट लाइट, बैक लाइट, साइड लाइट तीनों के अपने फंक्शन हैं और एक ही कैरेक्टर को मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ उसकी ऑगमेंट करने के लिए ये लाइट्स यूज़ की जाती हैं। अच्छा, मेरी इनमें सबसे जो फेवरेट लाइट है जो नॉर्मली एक अच्छा पोर्ट्रेट देती है वो 45 एंगल वाली लाइट है। 45 डिग्रीज लाइट ये करती क्या है, करके रही है कि एक साइड पे की लाइट है, इनकी नोज़ का शेडो यहाँ पे बन रहा है, नोज़ का शेडो हल्का सा बन रहा है और नोज़ का शेडो बनने के बाद यहाँ पे इनके एक चीक पे ट्रायंगल भी बन रही होगी, बन रही है। इसे रिम्ब्रेंट लाइट कहते हैं। रिम्ब्रेंट एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई और उन पेंटिंग्स में से मोस्टली ह्यूमन पोर्ट्रेट था और ह्यूमन पोर्ट्रेट में से भी बहुत सारी उनकी अपनी ही तस्वीरें थी, अपने ही पोर्ट्रेट थे, सेल्फ पोर्ट्रेट्स थे जी, 200 के करीब बिल्कुल। तो उन्होंने इतना अच्छा और इतना खूबसूरत काम किया कि इस 45 एंगल वाली लाइट को उनके नाम से ही जाना जाता है, रिम्ब्रेंट लाइट। थैंक यू सो मच, आप बैठ जाइए। आपका नाम? लाइबा। लाइबा के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। थैंक यू सो मच लाइबा। फ्रंट, बैक, साइड, 45 डिग्रीज। एक लाइट हमने जिसकी बात नहीं की वो है रिम लाइट और एज लाइट। मैं इसे मिस कर गया हूँ, आप लाइबा दोबारा आ जाएं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूं कि ये कैसे फॉर्म होती है। अब ये एग्जैक्ट बैक पे नहीं है, रादर ये बैक से ऑलमोस्ट उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट से 45 डिग्रीज पे किया था, ये बैक से इस तरह से आपके उसी डिग्री पे आ रही है। और लेकिन क्या कर रही है कि जब कैमरा इसे देखेगा तो आपके यहाँ पे एजेस क्रिएट कर देगा, इसलिए इसे एज लाइट भी कहते हैं और रिम लाइट भी कहते हैं। मैं तस्वीरों में अभी दिखा देता हूँ ये कैसे शो होती है। थैंक यू सो मच। अब पहले तो आप ये बताइए कि ये वाली कौन सी लाइट है? बैक लाइट। एक्सीलेंट। ये जो हेलो इफेक्ट आ रहा है ये बैक लाइट की वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम एक हमने 45 डिग्रीज की लाइट भी यहाँ पे डाली हुई है जिसकी वजह से हल्का सा यहाँ पे देख रहे हैं अंडर द नोज और अंडर द चिन यहाँ पे एक शेडो बन रहा है। ये आपकी जो आई की सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट एंड शेडो, ये आपको एक फोटोग्राफर बनाती है कि आप जैसी तस्वीर को देखते हैं सबसे पहले आपकी नज़र, अच्छा दूसरे लोग तस्वीर को देख रहे होते हैं, आप ढूंढ रहे होते हैं इसमें शेडोज़ कहाँ कहाँ पे हैं। तो मतलब समटाइम्स आपकी ये इतना ज़्यादा वो ट्रेनिंग की वजह से आप सिर्फ लाइट एंड शेडोज़ को ढूंढते, उसमें टेक्निकलिटीज़ को ढूंढते रह जाते हैं। तो ये शेडोज़ बन रहे हैं और ये हेलो इफेक्ट, ये जो बालों में चमक है बैक लाइट की वजह से। इन्हें आप जानते होंगे, डॉक्टर नाजिर। कौन सी लाइट यूज़ हुई है? 45 डिग्रीज, लेकिन हमने बहुत सॉफ्ट किए हुए हैं। मेरे ख्याल है इस साइड पे एक रिफ्लेक्टर मौजूद है। और ये एक और हमारे दोस्त हैं, इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हैं। कौन सी लाइट है? साइड लाइट। बिल्कुल एग्जैक्ट साइड लाइट नहीं होगी, जैसा कि मैंने उसमें डायग्राम में भी दिखाया कि थोड़ी सी वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन अगर ब्रॉडली इसे डिफाइन किया जाए तो इट्स साइड लाइट। एक्सीलेंट। मुश्किल सवाल, ये कौन सी लाइट है? बैक से थोड़ी सी आ रही है नहीं, और फ्रंट से भी पड़ रही है, शायद फ्रंट की 45 डिग्री की। हाँ, हमने असल में ये किया कि आपको सारी बात बताई नहीं, हमने एक सर्कल बनाया, सामने का बता दिया, पीछे का बता दिया, साइड का बता दिया, लेकिन लाइट ऐसे भी तो हो सकती है ना, ऊपर से, और ऐसे भी हो सकती है। तो ये कौन सी लाइट है? अगर आपको ये देखना है कि लाइट कहाँ से आ रही है तो कैसे जज करेंगे? शेडोज़ देखेंगे। शेडोज़ कहाँ पे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। अब मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। बाय द वे, शिगर के इलाके में एक बकरियों के जो ऊन होती है ना, बकरियों के जो बाल होते हैं, उनसे एक सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे, कंबल बुना जाता है जिसे वो अपनी ज़ुबान में कार कहते हैं। तो ये उसका कारखाना था और ये साहब बहुत मज़ेदार इंसान थे जी। छत पे इन्होंने एक वो रोशनदान बनाया हुआ था और दिस वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। मुझे नहीं पता कि जब वो
क्लाउडी होता होगा, ओवरकास्ट होता होगा, तो ये कैसे काम करते होंगे. बट द डे आई विजिटेड हिम, दिस वाज, आई फाउंड कि दिस वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट ही वाज वर्किंग विद. तो एक सोर्स ऑफ लाइट, और सनी डे था लकीली, तो ये इसके ऊपर ऐसे कास्ट कर रहा था. बहुत खूबसूरत, मुझे अपनी तस्वीरों में बहुत पसंद है, इसलिए कि इसमें सिर्फ वो जो एक लाइट है उसी का एलिमेंट नहीं है, बल्कि जो फ्रेम्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के, उन फ्रेम्स के अंदर ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं. और एक और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रेड का मौजूद होना है. कहते हैं कि अगर तस्वीर के अंदर कहीं रेड थोड़ा सा मौजूद है तो वो तस्वीर की सक्सेस की गारंटी है. आपको लगता है ऐसा है ना? ये कोई है मैजिक है रेड के साथ, हल्का सा पिंच ऑफ रेड, जैसे वो नहीं आटा गूंदते थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तस्वीरों में ये रेड इस तरह से बहुत काम करता है. हाँ, ये आपने तभी संदूर लगाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम ये काम भी करेंगे कि रेड थोड़ा सा डाल के तस्वीर को कैसे उठाया जाता है. वो जो रविश की तस्वीर थी वो ऐसे तो नहीं उठी थी ना, होती. लाइट पे हमने क्या बात की? एंगल ऑफ लाइट की बात की कि आपके इस तरह से रेडियस में एंगल्स हो सकते हैं, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है ये लाइट. अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट की. टाइम हम ज़्यादा तो नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि हमने एंड लाइन भी करना है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा. क्वालिटी ऑफ लाइट. क्वालिटी ऑफ लाइट क्या चीज़ है कि लाइट की ग्रेजुएशन और ट्रांजिशन, के लाइट और शेडोज़ किस तरह से उनका ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे उनकी ग्रेजुएशन हो रही है, कैसे एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं. इस तस्वीर में डार्केस्ट पॉइंट अगर फेस पे मैं कहूँ तो शायद ये होगा, शायद ये होगा, ठीक है. लाइटेस्ट पॉइंट जो होगा ये वाला होगा, ऐसे ही है. इस लाइटेस्ट पॉइंट और डार्केस्ट पॉइंट की जो ट्रांजिशन है, इनका आपस में मिलना है लाइट और शेड का, वो ग्रेजुअल है या सडन है? एकदम से दोनों गले मिल लेते हैं या आहिस्ता 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 एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं? ग्रेजुअल है. जी 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 ग्रे एरिया ज़्यादा है. ग्रे एरिया वही है कि लाइट और डार्क के दरमियान, वाइट और ब्लैक के दरमियान जो एरिया है वो ग्रे एरिया. तो वो मिड पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं वो, अच्छा, उन मिड पॉइंट्स कितना है, और बात एक्चुअली यहाँ पे कितने की नहीं है, उन दोनों का हैंड शेक करना है कि वो लाइट और ब्लैक आपस में आके कितना ट्रांजिशन के साथ, कितना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होते हैं. कैसे ब्लैक वाइट बन जाता है और कैसे वाइट ब्लैक हो जाता है, कितना ग्रेजुअली, कितना ट्रांजिशन उनकी कितनी स्लो है. अच्छा, जितना स्लो होगा उतनी लाइट सॉफ्ट कहलाएगी, और जितना ये सडन होगा उतनी लाइट हार्ड कहलाएगी. इस तस्वीर में क्या हो रहा है? वाइटेस्ट पॉइंट, डार्केस्ट पॉइंट, लाइटेस्ट पॉइंट, डार्केस्ट पॉइंट, मर्जर जल्दी है, ट्रांजिशन शॉर्ट है. ये इससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो सकती है, आपको एक लाइन की तरह से भी नज़र आ सकती है. बाज़ मतलब अगर सन शाइन में आप तस्वीर लेंगे तो नॉर्मली शेडोज कास्ट होते हैं वो हार्ड लाइट की वजह से वो बिल्कुल एक लाइन की तरह से भी हो सकते हैं. मेरे पास यार इस वक्त तस्वीर नहीं है, लेकिन इसमें जस्ट टू एक्सप्लेन कि इनकी ग्रेजुएशन सॉफ्ट बनाती है. जो अगर ग्रेजुएशन स्लो है तो सॉफ्ट है, अगर वो सडन है तो हार्ड है. ठीक है, ये हार्ड लाइट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हार्ड की एग्जांपल दी जा सकती है, और ये सॉफ्ट लाइट की एग्जांपल है. जी, 9 टिप्स हमने डिस्कस कर ली, और ये 9 टिप्स हैं, और अब हम एंड लाइन करेंगे. मॉडल प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज. द करेजियस मैन दानियाल. जी, फोटोग्राफर्स उसी नंबर में, नंबर 1 प्लीज. आप ये 9 टिप्स आपके सामने, आप जैसा करना चाहें. आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या करें. नंबर 1, आपने कैमरे को स्टेबल कर लिया, आपने एंगल साइड का रखा है, ठीक है. आपने पिछली मरतबा बहुत टाइट मतलब फेस फोकस किया था, इस दफ़ा आप क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं? बैकग्राउंड भी लेना चाह रहे हैं, आप चेंज नहीं करना चाह रहे, आप सब्जेक्ट को मूव भी करवा सकते हैं. सब्जेक्ट का लोगो ही रखेंगे. दानियाल, मैं ये काम अक्सर करता नहीं हूँ, तो लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है. जी हाँ, देखते हैं क्या होता है. मैं थोड़ा सा सेट कर दूं इसे. अगर ऐसे कर दूं तो, सॉरी,
ठीक है, ओके। सज्जाद, आप दूसरा फोटोग्राफ लेना चाहेंगे या आप समझते हैं कि एंड लाइन आपका हो गया? डन। नेक्स्ट फोटोग्राफर। हो गया? मुझे कोई हेल्प करवा सकता है कि थोड़ा सा ये बैकग्राउंड दानियाल की बैक पे आ जाए, देखते हैं कि क्या डिफरेंट होता है। हम सोफ़ा थोड़ा सा ऐसे कर दें। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड। आप मुझे, मैं आपका लाइट मैन हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने लाइट को कैसे थ्रो करना है, इफ़ यू लाइक। सॉरी, ओके। डिस्टेंस से करूं? हाँ, ये फोटोग्राफर मुझे बताना है। ठीक है, नोज़ का शेडो ठीक जगह पे आ रहा है, आप जैसा पसंद करते हैं। आपने ये 9 टिप्स अप्लाई करनी है। अगर आपको ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, वरना आजकल के कैमरे बहुत फास्ट होते हैं, लाइट भी लो नहीं है। जब लो लाइट होती है तब कैमरे को ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी की, अदरवाइज़ नहीं होती। अगर लाइट सफिशेंट है, मुझे आपने डायरेक्ट करना है जी। शेडो भी थोड़ा पीछे कर लेना। मैं लाइट पीछे कर लूँ, ओके। डन, ओके जी, थैंक यू सो मच। फोर्थ वन आप हैं, आइए। आप फोर्थ वन है कि फिफ्थ वन है? लास्ट वन, ओके, फिफ्थ। आप बताइए, लाइट ठीक है यहाँ पर? आप लाइट्स बंद भी करवा सकती हैं, बाकी हम सिंगल लाइट। अगर लाइट्स काइंडली ये बंद कर दें, ज़रा देखते हैं कि होता क्या है। जी, और कौन आ जाइए। और कौन है इसके अलावा, कोई है जिसने फोटोग्राफ लेना है एंड लाइन? ओके, ठीक है। इनकी कंडीशन है कि जी लाइट अगर बंद कर दी जाए तो ये लेंगे, आ जाए। हाँ, इस लाइट को ऑन रखना है। कहाँ पे रखें? ठीक है, हाँ हाँ, गुड। ये देखें ना कैसे सब्जेक्ट और लाइट मैन को डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आइए जी। आप जिन लोगों ने, सजाद आपसे शुरू करते हैं, क्या डिफरेंट था इस दफ़ा? आपकी तस्वीर आप देखते हैं, आपको क्या डिफरेंट नज़र आता है? एक तो फ्रेमिंग मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कर ली थी। पहले मैंने ज़रा ज़्यादा क्लोजअप लिया था, सिर्फ बैकग्राउंड था, दानियाल था, लेकिन अब की पिक्चर में मैंने उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ज्योमेट्रिक जो डाइस का पैटर्न बना था वो मैंने ऐड कर लिया उसमें। ओके, थोड़ा सा मैंने चेयर को फोरग्राउंड में रखा, फोकस में नहीं था, थोड़ा सा फोरग्राउंड में था, दानियाल फोकस में था। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें मैंने चेंज कर ली थी इस ओके, गुड करते हुए। जी, फोटोग्राफर नंबर 2, आपने क्या डिफरेंट किया? जी, मैं हूँ फोटोग्राफर नंबर 2 जी, प्लीज़। पहला जो फोटोग्राफ था उसमें फ्रेम उसका ज़्यादा था, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ चीज़ें तमाम आ रही थी। तो दूसरा मैंने काफ़ी क्लोजअप लिए और एक्सप्रेशन पे और उसकी फेस पे मैंने फोकस किया। गुड, कॉन्शियसली आपने इस पे फोकस किया, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? थर्ड वन जी। फर्स्ट फोटोग्राफ में मैंने नॉर्मल फोटोग्राफ ली थी, सेंटर में सब्जेक्ट रखा था, बैकग्राउंड पे भी फोकस नहीं किया था। सेकंड फोटोग्राफ में लो एंगल था, हीरो वर्शिप थी, तो वाओ, और वो जो बैकग्राउंड था वो मैंने थोड़ा सा कोशिश की, ये जो आर्ट ऑफ फोटोग्राफी लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड है। वाओ, थैंक यू सो मच। फर्स्ट जो फोटोग्राफी मैंने खींची है तो उसमें मैंने टेंस पॉइंट्स का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा, ठीक है। और लास्ट फोटो जो मैंने खींची है तो पहले तो उसमें कलर आ गया, रेड कलर, ठीक है, और दूसरी बात ये कि बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, लाइट का जो एंगल था वो भी मैं अपने जहन में रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर तस्वीर खींची और स्टेबिलिटी का भी ख्याल रखा। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त,
जी आपने क्या किया जी? फर्स्ट फोटोग्राफ मैंने ली, उसके अंदर लाइट कम थी तो वो थोड़ी ब्लर सी आई। हाँ बिल्कुल ठीक तो है। इसके अंदर मैंने लाइट ज़्यादा कर दी हाँ, तो हाँ। वो फोकस भी सही हुआ, और मैंने सब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा और बैकग्राउंड भी उसके अंदर वाइब्रेंट ताकि वो भी ओके वाह ज़बरदस्त ग्रेट जी। इसके अलावा आपने क्या डिफरेंट, आपने बेस लाइन लिया था? नहीं सर मैंने हाँ आपने एंड लाइन किया, लेकिन आपने अभी लिया मैंने। वाह दैट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लें जी, ये थी 9 टिप्स और 10th टिप की अब बात करते हैं। वो शुरू में एक तस्वीर भी थी, मैं उस पर बात करना चाह रहा था लेकिन अभी नहीं। 10th मेरा ख्याल है कि पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर जाती है। हाँ मेरा ही ख्याल है कि तस्वीर बनाने के लिए एक जो वर्क फ्लो होना चाहिए जनरली, वो ये है कि 20% आपका जो टाइम है वो प्री प्रोडक्शन होना चाहिए, 60% टाइम आपका प्रोडक्शन पे लगना चाहिए, और अगेन 20% टाइम आपका पोस्ट प्रोडक्शन पे लगना चाहिए। तो तब आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको गोलड़ा स्टेशन की, बहुत सारे लोग गोलड़ा स्टेशन पे जाके तस्वीर बनाते हैं, रेलवे स्टेशन, और वो बहुत प्यारा सीन है, आपने वहाँ पे बनानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहला प्री प्रोडक्शन वाला 20% है उसे मिस नहीं करना चाहिए। देखें कि बाकी फोटोग्राफर्स ने किस तरह का काम किया है, ताकि जब आप जाएँ तो आपको पता हो कि अच्छा इस पर मैंने बिल्ड ऑन कैसे करना है। तो कुछ ना कुछ टाइम आप प्री प्रोडक्शन ज़रूर दें, प्रोडक्शन कर लें और उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन। तो मेरी 10th जो टिप है वो पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में है। हम पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीज़ों को, सिंपली एक बात बताता हूँ कि आपको क्रॉप करना ही होता है। अक्सर जगहों पे आपको क्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि जब हम फ्रेम बना रहे होते हैं, बाज़ मरतबा लिमिटेशन ऐसी होती है कि आपके फ्रेम में एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जो आपने एक्सक्लूड करना होता है। जब आप फ्रेम कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप एक्सक्लूड कर रहे होते हैं डेफिनेटली। मतलब इट्स ऑल, फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, कि आप पूरे इन्वायरमेंट से आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं और क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको क्रॉप की ज़रूरत होती है। और दिस क्रॉप शुड बी मीनिंगफुल विद सम इंटेंशन। अभी ये कल परसों की तस्वीरें हैं, वही लोकवर्सा वाली 2 तस्वीरें, ये तस्वीर और इस तस्वीर को क्रॉप किया गया है। आपको क्या लगता है कि क्रॉप के बगैर क्या इंटेंशन हो सकती है, क्रॉप के साथ क्या इंटेंशन हो सकती है? कोई बात करेंगे? क्रॉप में हमने एक्सप्रेशन पे और फेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की वो कोशिश की है जी। और दूसरे में बैकग्राउंड भी आ रहा है पीछे से और सब्जेक्ट भी है, तो हाँ इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। कि यहाँ पे शायद इंटेंशन ये थी कि जब ये डांसर्स थक जाते हैं तो इन्हें आराम की भी ज़रूरत होती है, चेहरे पे थकावट है और एक ने वो चादर ऊपर ली हुई है और वो इस तरह से लेटे हुए हैं, तो वो उस लाइफ का, वो जो ग्लैमरस लाइफ आपको नज़र आती है डांस करते हुए, उसके पीछे की जो एक स्टोरी है उस स्टोरी को नरेट करना शायद पर्पज़ होगा उस फ्रेम के अंदर। लेकिन इस फ्रेम के अंदर शायद सिंपल एक एक्सप्रेशन है। तो आपकी इंटेंशन क्या है ये डिपेंड करता है। मैं नहीं कहता हर जगह पे क्रॉप चाहिए, लेकिन आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो पहली बात है क्रॉप करना, उसे क्रॉप विद इंटेंशन। दूसरी जो टिप है वो कलर ग्रेडिंग। ये अगेन मेरा ख्याल है कि मुजफ्फरगढ़ की तस्वीर है, तो मेरा ये ख्याल था कि टील एंड ऑरेंज की कलर ग्रेडिंग यहाँ पे अच्छी लगेगी। ट्रैक्टर का कलर भी उस तरह से था, ये सारा वो जो है था उसका भी इस तरह से कलर था, फिर स्काई का कलर, इसे थोड़ा सा ट्वीक किया जाए तो एक अच्छा एक तस्वीर फ्रेम बन सकता है। दूसरा, ये सिडनी ओपरा हाउस के सामने एक म्यूज़िशियन था जो कि वायलिन बजा रहा था, तो मुझे वो रेड का पिंच वाला मुझे लगा कि इसमें शायद अच्छा लगेगा, वो मैंने कर लिया। देन आई थॉट कि अच्छा इसमें बैकग्राउंड में थोड़ी सी और भी डिस्ट्रैक्शन थी, वो ख़त्म हो गई। अब आपकी आई सिंपली इसे वायलिन की शेप इस पे जाती है और इसे अप्रिशिएट करती है। इंटेंशन ये थी। देन आई थॉट कि अगर ये भी इसे भी निकाल दिया जाए तो तब क्या होगा। इस फ्रेम में इस कलर के साथ आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? उस बंदे के फेस के ऊपर, बंदे के ऊपर। और जब आपने ये किया तो सारी, हाँ जी, यहाँ पे वायलिन पे चली जाती है। तो आप जो कुछ भी पोस्ट में कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, इट्स नॉट विदाउट एनी इफेक्ट। तो कीप इन माइंड कि जो आप कर रहे हैं किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या होने जा रहा है, और ये आपको उस वक्त नहीं पता चलता जब आप कर रहे होते हैं। स्लीप ओवर इट, थोड़ा सा वेट करें, तस्वीर को 2-3 दिन बाद देखें और उसके बाद देखें वो कौन सी स्टोरी बताती है। जिन लोगों ने अब तक, थैंक यू सो मच, दिस वर ऑल द 10 टिप्स।
जिन लोगों ने बात नहीं की उनसे फीडबैक लेना है। 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। आपने क्या नया लर्न किया, व्हाट हैव यू लर्न टुडे, और इन फ्यूचर हाउ वुड यू फोटोग्राफ डिफरेंटली। आप किसी भी बात का जवाब देना चाहें, हमारे पास 2-4 मिनट हैं मेरे ख्याल है। मैं जैसा आप जानते हैं बुनियादी तौर पे थिएटर करता हूँ, तो मैं वो मेरे मेंटली बैकग्राउंड में वो बातें थी, और आगे आपकी ये सारी टिप्स जो मैं देख रहा था। और मैं थिएटर के बारे में मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें बाकी सारी आर्ट फॉर्म्स आके मर्ज होती हैं। ऐसा ही है। सो डांस है, म्यूज़िक है, कलर्स या फोटोग्राफी है, नो डाउट, जितने भी हैं चीज़ें हैं वो सारी की सारी वन वे आर द अदर थिएटर में आती हैं। तो जब आप फ्रेमिंग वगैरह की बात कर रहे थे या फील्ड ऑफ व्यू का, जी फील्ड ऑफ व्यू कितना ब्रॉड, तो मैं ये सोच रहा था कि अब हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू होता है थिएटर का, वो स्टेज है और स्टेज फिक्स्ड है। ये एक बड़ा डिफरेंस होता है फिल्म मेकिंग में और स्टेज में भी, कि स्टेज में आपके पास व्यू जो है वो फिक्स्ड है। नहीं, अब कैमरे के पास तो ये ट्रिक होती है कि उसने ऑडियंस को जो दिखाना है वो वहाँ जाके कोई जूम इन कर लेगा, कुछ कर लेगा। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सो हमने अदर वे राउंड आना होता है। ऐसे ही तो उसमें ज़ाहिर है कि लाइट्स का यूज़ होता है, कलर्स का यूज़ होता है, कास्ट्यूम्स का यूज़ होता है। तो उसमें ये बहुत मुझे हेल्पफुल थी कि लाइट्स को डिज़ाइन करते हुए जो मेरे साथ बंदा लाइट पे काम कर रहा है उसको गाइड कैसे करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, लाइट किस एंगल से आ रही है, शेडो कहाँ बन रहा है, वो हेल्पफुल था। प्लस अगेन यही वो चीज़ें होती हैं जो हम, चूँकि अगर हम कोई चीज़ नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ हम लाइट कम कर देंगे, जिस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं वहाँ लाइट ज़्यादा कर देंगे। तो वो वाली एक कॉन्शियसनेस जो है वो बेहतर हुई है सिग्निफिकेंटली, आई वुड से। तो दैट्स व्हाट आई थिंक आई लर्नड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी कोई और बात करना चाहें? आउटडोर फोटोग्राफी आपने कुछ बातें नहीं की, जैसे कि गोल्डन आवर्स लाइट होती है, लाइट और मॉर्निंग टाइम की लाइट। जी इन टाइम की जो लाइट्स हैं इनको कैप्चर करने के लिए कुछ आपने नहीं बताया। हाँ, मैं अपनी तारीफ सुनना चाह रहा था असल में कि आप क्या आपने लर्न किया। सॉरी नहीं, फोटोग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है। मैं 12 साल से प्रोफेशनली सॉर्ट ऑफ काम कर रहा हूँ, मतलब डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगले 12 साल भी अगर मैं पढ़ता रहूँगा चीज़ें, तो नई से नई चीज़ें मिलती रहेंगी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आउटडोर तस्वीरें थीं लेकिन कम थीं, और इन फ्यूचर हम इसे नोट करते हैं और इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इन टॉपिक्स पे आपने जो गोल्डन आर्ट लाइट, दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच जी। क्या लर्न किया और फ्यूचर में क्या डिफरेंट करेंगे? अरसलान, अबू बकर, आप लोग कोई बात करना चाहें? नहीं, कुछ तो बात करें, आप इतने प्रोफेशनल इतने। मैंने सबसे पहले जो चीज़ नोट की है ना वो फील्ड ऑफ व्यू है जी। जैसे कि आपने एक क्लिक लिया था वो ग्रीन शटर के बाहर जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ, उसमें क्या चीज़ थी, उसमें 2 फ्रेम जो हैं वो एक ही तस्वीर पिक्चर में आ रहे थे। तो ये चीज़ मैं अपनी फोटोग्राफी में नोट नहीं करता, ये मैं आपकी फोटोग्राफी से काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहा हूँ। थैंक यू। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। जी, इसके अलावा कोई अगर बात करना चाहें तो वरना हम क्लोज करते हैं। आपकी तो सारी बातें इंफॉर्मेटिव थी, लेकिन जो मुझे बात ज़्यादा लगी है वो है जो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, यानी उसके जो आपने जो काम करने है उससे पहले आप रिसर्च कर ले कि पहले किस तरह काम हुआ है, तो आप एक बेहतरी की तरफ आप जा सकते हैं उसके बाद। जी, वो देखें घर वाले बुला रहे हैं मुझे। इसमें आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्नैपचैट फिल्टर्स चल रहे हैं, हाँ, वो तो एक पिक्चर की जो क्वालिटी है, एक्सप्रेशन है, वो गायब भी कर देता। अगर आपकी इंटेंशन है और आप उसे समझते हैं तो तब मेरे ख्याल है उसे एक्सेंचुएट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रैंडमली कोई भी फ़िल्टर लगा देते हैं विदाउट अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा कि रेड का पिंच हमने डाल दिया तो कुछ और बन गया, निकाल दिया तो कुछ और बन गया। तो अगर आपको ये पता है कि इससे क्या हो रहा है तो तब आप उसके मास्टर हैं, अदरवाइज़ यू आर ए स्लेव, आप उन फिल्टर के स्लेव बन के आप चलते जाते हैं। आपकी फूड फोटोग्राफी में कोई हेल्पफुल था? मैं तो पहले यही कहना चाह रही थी ना कि आप अपनी सारी फ़ोटोग्राफ्स में फ़ूड नहीं ऐड किया, लेकिन मैं जब अपनी फूड फोटोग्राफी करती हूँ तो मैं मोस्टली हुजी कैमरा यूज़ करती हूँ। ओके, तो यस, इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, थैंक यू सो मच।
सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई और बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसे क्लोज करते हैं। जी रविश, हमने बहुत दिलचस्पी से सुना, वो मेरा फील्ड नहीं है। एक टीचर की ज़बान से अल्फाज, दैट्स एन ऑनर। सॉरी, एक टीचर की ज़बान से ये बहुत बड़ा ऑनर है। नहीं ऐसा है, वो यानी एक टीचिंग के दौरान जितनी टेक्निक्स होती हैं, जितने इम्प्रेशन होते हैं, जो बिहेवियर होता है, वो सब एक अच्छे टीचर का मैंने देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं रिटायरमेंट के बाद आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़, हैव ए गुड नाइट।